नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम देखेंगे एसपीटी एक्ट से रिलेटेड 60 महत्वपूर्ण एमसीक्यू। ठीक है, क्योंकि कल हम लोगों ने संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के दोनों पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने एसपीटी एक्ट से रिलेटेड दोनों पार्ट को नहीं देखा हुआ है तो जल्दी से हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ लिंक मिलेगा, वहाँ से आप वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। आप पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो दोनों को देखें, फिर उसके बाद एमसीक्यू लगाएं। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप 60+ एमसीक्यू को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, जेपीएससी में अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आज ही हमारे स्टडी टेबल चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या फिर शेयर भी कर सकते हैं। ये सब आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अगर आपके पास समय कम है या फिर आप जॉब करते हैं और चाहते हैं कि जेपीएससी में एक अधिकारी बनना, तो आप जल्दी से हमारे इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, हमारे हैंड रिटन नोट्स को मंगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं समझता हूँ आपके पास समय की कमी है तो आप नोट्स नहीं बना सकते हैं, तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके हमारा नोट्स मंगा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने नोट्स को बहुत अच्छे से बनाया है और उतना ही चीज़ लिखा है जितना ज़रूरी है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो चलिए दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एसपीटी एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां कोई मूल रैयत ना हो, कोई मुखिया ना हो, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों ने आपको पढ़ाया है कि एक होता है खास गाँव और एक होता है नॉन खास गाँव। ठीक है, तो नॉन खास गांव में क्या होते हैं, मुखिया भी होते हैं, मूल रैयत भी होते हैं, लेकिन खास गांव में ना ही मुखिया होते हैं और ना ही मूल रैयत होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा डैश के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वो मूल रैयत का जोत या मूल रैयती जोत माना जाएगा। तो किस धारा में वर्णित है, ये धारा 10 में वर्णित है। ठीक है, चलिए मैं आपको धारा 10 को अच्छे से बता देता हूँ कि धारा 10 में क्या कहा गया है। जैसे ये आपका ज़मीन है, ठीक है, और आपके ज़मीन के जस्ट बगल में कोई पड़ती या फिर बंजर भूमि है जो किसी भी प्रकार से किसी भी रजिस्टर में वर्णित या फिर दर्ज नहीं किया गया है, तो उस भूमि को अगर आप कोड़कर खेती जैसा बना लेते हैं, खेती के लिए बना लेते हैं, तो उस भूमि पर आपका अधिकार समझा जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ और यही बातें धारा 10 में वर्णित है। ठीक है, इसका मतलब यही है। देखिए कितने आसान शब्दों में हमने बताया और ऐसे ही आसान शब्दों में हमने एसपीटी को पढ़ाया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने हमारे एसपीटी का पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से आप जाकर पार्ट 1 पार्ट 2 के वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत किस परिस्थिति में अपने जोत भूमि को एसडीओ और मुखिया जी या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रख सकता है। तो 3 परिस्थितियां हैं जिस परिस्थिति में अगर कोई इंसान हो तो अपनी भूमि को किसी दूसरे रैयत को दे सकता है। ठीक है, वो स्थिति क्या है, गांव से अस्थायी रूप अनुपस्थित होने की स्थिति में अगर कोई भी रैयत अपने गांव में उपस्थित नहीं है तो अपनी भूमि को किसी दूसरे रैयत को दे सकता है। ठीक है, और उसके बदले वो लाभ का छोटा सा अंश रख सकता है। ठीक है, या फिर उस रैयत के पास हल चलाने के लिए बैल की कमी हो, ठीक है, खेती करने का साधन ना हो। थर्ड ये बोलता है कि या फिर वो रैयत विधवा है या फिर नाबालिग हो। इन सारी परिस्थितियों में एक रैयत, ठीक है, एसडीओ मुखिया या फिर मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से अपनी ज़मीन को दूसरे रैयत को दे सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने के योग्य है अगर उसमें 5 वर्ष तक कृषि न किया गया हो। ठीक है, इसका आंसर 5 होगा। ठीक है, देखने कितना इजी क्वेश्चन पूछता है। मैंने धारा 33 को भी अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, 2021 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और ये मैंने लुसेंट की बुक से उठाया है और लुसेंट के बुक में इन तीनों के आंसर, ये 3 जो क्वेश्चन है ये तीनों के आंसर गलत दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप आराम से इसको अच्छे से समझिएगा और वहाँ पे जो अगर आपके पास लुसेंट का बुक होगा तो उसमें करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत के अधिकारों के अंतरण का प्रावधान करती है। तो ये किस धारा में है, तो धारा 20 में है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत भूमि के विनिमय के बारे में प्रावधान करती है। मतलब कौन सी धारा है, बता सकते हैं कि विनिमय के बारे में प्रावधान करती है। तो वो कौन सी धारा है, तो धारा है 23। ठीक है, धारा 23 के अंतर्गत अगर आप, ठीक है, अगर आप अपनी भूमि का बदलान करना चाहते हैं तो किसी दूसरे आदमी से बदलान कर सकते हैं, यही वर्णित है इसमें। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पुनर्विलोकन का प्रावधान वर्णित किया गया है। तो पुनर्विलोकन का जो प्रावधान है वो धारा 60 में वर्णित किया गया है, इसको भी आप टिक मार सकते हैं। ठीक है, मगर लुसेंट में इसका आंसर
50 दिया हुआ है जो सरासर गलत है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि संथाल परगना जिले का निर्माण कब हुआ। तो यहाँ पर दिए हुए सारे जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि संथाल परगना जिले का निर्माण 1855 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, यह हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या था। तो संथाल परगना का प्राचीन नाम नरीखंड था। ठीक है, इसे भी आप आराम से सही कर पा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल परगना के अंतर्गत भागलपुर एवं बीरभूम जिले के हिस्से सम्मिलित किए गए। इस क्षेत्र का पुराना नाम डैश था तथा इसे दामिनी कोह नाम से भी जाना जाता था। तो इसका नाम क्या था, तो जंगल तरी से कहते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल परगना क्षेत्र का मूल निवासी किस जनजाति को माना जाता है। तो मैंने इसे पढ़ाया हुआ है कि वो किस जनजाति को माना जाता है, तो वो जनजाति है पहाड़ी जनजाति को मूल निवासी माना जाता है संथाल परगना क्षेत्र का। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्णित है कि संथाल परगना के अंतर्गत आने वाली जागीर या जमींदार को राजस्व पंजी में डैश नंबर से दर्शाया गया है। तो किस नंबर से दर्शाया गया है, तो तौजी नंबर उसको कहते हैं। ठीक है, तौजी नंबर से दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संथाल परगना क्षेत्र का प्रथम रैयती कानून संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट कब पारित किया गया था। तो ये कब पारित किया गया था, तो 1872 में संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तत्कालीन बिहार सरकार ने संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन कब किया था। तो कब गठन किया था, तो 1937 ईस्वी में इंक्वायरी कमेटी का गठन हुआ था, जिसके बाद 1949 में एसपीटी एक्ट आया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कमेटी की सिफारिश के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 का निर्माण किया गया। तो एसपीटी एक्ट की रूपरेखा तैयार करने का श्रेय किसको जाता है, तो JF गैजर को। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। जैसे रेसिडेंटी एक्ट की रूपरेखा तैयार करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, बता सकते हैं, तो H हॉफमैन को। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल डैश अध्याय एवं 72 धाराएं हैं। तो कितने अध्याय हैं, तो इसमें 9 अध्याय वर्णित हैं। ठीक है, और 72 धाराएं हैं, 2 अनुसूचियां हैं, 6 जिलों में लागू होता है। तो इसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ही JSSC में पूछे जाएंगे। JPSC में धारा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मगर जो JSSC एग्जाम लेती है उसमें इसी प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एकदम पॉइंट टू पॉइंट होते हैं। ठीक है, इसको भी आप याद करके चलिएगा। ठीक है, देखिए क्या है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 2 में किसका प्रावधान है। तो हम लोगों ने पूरे इंपॉर्टेंट जो अध्याय हैं उन सबको देखा हुआ है। तो धारा 2 में क्या है वर्णित, धारा 2 में लिखा हुआ है कि ग्राम प्रधान और मूल रैयत की परिभाषा दिया गया है अध्याय 2 में। तो इसको भी आप आराम से टिक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 9 ही धाराएं हैं, अगर आप एक नज़र से देखेंगे तो 9 अध्याय आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, 9 अध्याय आपको याद हो जाएंगे, उसमें से 3 या 4 ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट है, 4 अध्याय इंपॉर्टेंट है जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप चारों देख सकते हैं, मैंने अपने जो नोट्स है उसमें उसको हाईलाइट करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किस धारा के तहत निश्चित ग्राम के जमाबंदी रैयतों में से कम 2/3 रैयतों की सहमति से उपायुक्त उस ग्राम प्रधान, मतलब उस ग्राम, ठीक है, ग्राम के कर लीजिए, उस ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति करेगा। तो ये किस धारा में वर्णित है बताइए। तो जी हाँ, ये धारा 5 में वर्णित है। जैसे कि नॉन खास जो गाँव होता है, जैसे नॉन खास जो गाँव होता है उसमें ग्राम प्रधान की नियुक्ति होती है, और उस नियुक्ति को कौन करता है, तो उस नियुक्ति को उपायुक्त करता है। और उपायुक्त उस नियुक्ति को तभी करता है जब उस गांव के 2/3 जो लोग हैं, जो रैयत हैं, वो उसके लिए सहमत होते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि ग्राम प्रधान को पदांतरण का किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता। बताइए, मतलब पदांतरण का मतलब है कि जो ग्राम प्रधान है वो अपने पद पे किसी दूसरे को अपनी मर्जी से उस पद पे नहीं बैठा सकता। ठीक है, आप समझ गए, बस यही है। ठीक है, तो ये किस धारा में वर्णित है, तो ये धारा 9 में वर्णित है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है कि ग्राम प्रधान अपनी मर्जी से अपने पद का पदांतरण नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में रैयतों के विभिन्न वर्गों के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो किस धारा में किया गया है, तो धारा 12 में किया गया है। ठीक है, धारा 12 में रैयत के वर्गों को परिभाषित किया गया है और इसमें 3 प्रकार के रैयत होते हैं। ठीक है, तीनों रैयत के बारे में आपको बताता हूँ। एक होते हैं निवासी, ठीक है, निवासी जमाबंद रैयत, और दूसरे क्या होते हैं गैर जमाबंद निवासी रैयत, और तीसरे क्या होते हैं नया रैयत। तो निवासी जमाबंद रैयत वो होते हैं जो उस गांव में निवास करते हैं या फिर उसी गांव में उसका घर होता है। तो क्या है निवासी जमाबंद रैयत। और गैर निवासी जमाबंद रैयत वो होते हैं जो गांव में रहते ही नहीं है, वो कहीं दूसरी जगह रहते हैं और गांव में उनका खेत है। ठीक है, एक नए रैयत होते हैं। नए रैयत वो रैयत होते हैं जो नए रूप में अभिलेखित किए गए हों। ठीक है, तो आप तीनों को याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि भूस्वामी द्वारा किसी भी रैयत को अपनी जोत से बिना
जोत से बिना उपायुक्त के आदेश के बेदखल नहीं किया जा सकेगा। बताइए, तो ये तो धारा 14 में इसमें वर्णित किया गया है कि बिना उपायुक्त के आदेश से आप किसी भी रैयत को उसकी ज़मीन से बेदखल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी अगर ज़मींदार चाहेगा कि वो किसी रैयत को बेदखल कर दे तो उसके लिए उसे उपायुक्त का परमिशन चाहिए। ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि रैयत को अपने उपयोग के लिए अपनी जोत में बिना किसी अधिकार शुल्क के ईंट या खपड़े बनाने का अधिकार होगा। तो ये जो 3, 4, 5 है ना, कुछ इंपॉर्टेंट धारा है उसको मैं अभी बता दे रहा हूँ, और इसका जो आंसर होगा वो होगा कितना, 15। ठीक है, आप याद रखिएगा। ठीक है, मैं 15, 16, 17, 18 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ। 15, 16, 17, 18। ठीक है, देखिए 15 में क्या है, 15 में है कि आप ईंट और खपड़े का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, खपड़े का निर्माण अपने वहाँ कर सकते हैं अपनी ज़मीन पे। 16 में क्या है कि आप अपनी ज़मीन में बांध निर्माण कर सकते हैं, बांध निर्माण कर सकती है, तालाब, कुआँ, आहार को है ना, इस सब का निर्माण कर सकते हैं, उसमें साथ में आप मछली भी का पालन कर सकते हैं। ठीक है, और 17 क्या कहता है कि आप अपने वृक्ष पे पेड़ पौधा भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप पेड़ पौधा भी लगा सकते हैं और उसका फल फ्रूट भी ले सकते हैं। ठीक है, बशर्ते जब आप महुआ का पेड़ लगाइएगा तो उसे काटने से पहले आपको एसडीओ की परमिशन की आवश्यकता होगी। समझ रहे ना, महुआ के पेड़ अगर आप अपनी मर्जी से लगाइए, मगर जब काटना होगा तो किसका परमिशन लेना होगा, तो एसडीओ का परमिशन लेना होगा। ठीक है, 18 क्या है, तो 18 में क्या है कि घर मतलब अपने भवन निर्माण। ठीक है, कच्चा या पक्का भवन निर्माण। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पहले ईंट बनाएंगे। ठीक है, ईंट बनाने के लिए भाई पानी चाहिए, तो पहले बांध खोदेंगे, फिर बांध कहीं बह ना जाए उसके लिए उसके ऊपर पेड़ लगाएंगे, उसके बाद हम भवन निर्माण करेंगे। तो आप ऐसे ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, बहुत सारे ट्रिक हैं। वैसे मैं एक बार ट्रिक लेके आऊँगा, बहुत सारे 20-25 जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर आप एक बार देखिए, याद हो जाएगा। ठीक है, तो 15, 16, 17, 18 अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि डैश की अनुमति के बिना अपने जीवन पर लगा हुआ वृक्ष नहीं काट सकता। तो मैंने आपको बताया था एसडीओ को क्या बोलते हैं, तो अनुमंडल पदाधिकारी। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा में यह प्रावधान है कि रैयत अपनी जोत या अपने मकान के घरेलू या कृषि प्रयोजन के लिए अपनी जोत पर कच्चा या पक्का भवन बना सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि कितने, तो वो धारा 18 के तहत अपनी ज़मीन पर कच्चा या पक्का मकान बना सकता है। 17 के तहत क्या कर सकता है, तो वृक्ष लगा सकता है। ठीक है, 16 के तहत क्या कर सकता है, तो बांध का निर्माण कर सकता है, मत्स्य पालन कर सकता है। 15 तो क्या है, ईंट और कपड़े का निर्माण कर सकता है। तो इसको आप याद रखिएगा। और इसलिए 19 को भी बता देता हूँ। 19 में क्या वर्णित है, तो 19 में वर्णित है कि वो अपने जोत का विभाजन कर सकता है। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट 19 का ही है, धारा 19 के बारे में भी पूछा हुआ है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 19 में निम्न में से किसका प्रावधान है। तो देखिए मैंने जोत का विभाजन के बारे में बताया था, तो वही है जोत का विभाजन तथा लगान का वितरण। ठीक है, इसके लिए दिए गए उपबंध धारा 19 में है। ठीक है, तो अब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है कि यदि जोत के किसी भाग का लगान ₹1.5 से कम होगा तो किसी भी स्थिति में ऐसी जोत पर उपविभाजन नहीं होगा। तो कितने रुपए, तो ₹3। ठीक है, मैं जब आपको पढ़ा रहा था तो मैंने इसे बहुत मतलब अच्छे शब्दों में इसे पढ़ाया और पूरा डिफाइन करके पढ़ाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा नोट्स नहीं देखा है ना, नोट्स नहीं देखा या फिर नोट्स नहीं लिया है तो आप मेरा वीडियो जरूर देख लें। नहीं तो अगर आप नोट्स ले लेते हैं तो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही लिया है जो बहुत आने वाले हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं ना, जो आएंगे ना उसी के बारे में मैंने लिखा हुआ है। तो आप चाहें तो मेरा नोट्स ले सकते हैं, बहुत सही है। क्योंकि अब अगर आप चाहिएगा आपने खुद से नोट्स बनाने तो बहुत दिन लग जाएंगे, क्योंकि 1-2 तो है नहीं। ठीक है, बहुत सारी धाराएं हैं उसमें, गंगा है, जो कहाँ कौन इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी वो भी हम नहीं पहचान पाते ना। तो वही है, आप अगर चाहेंगे तो आप मेरा नोट ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने नोट लेने के लिए मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है 7992301884 पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, ठीक है, 1949 की धारा 20 में क्या प्रावधान है। तो 20 में ये प्रावधान है कि रैयत के अधिकार के हस्तांतरण के बारे में उपबंध दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसको आप याद कर रखिएगा क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में गैर आदिवासी रैयत द्वारा भूगत बंध या पूर्ण भूगत बंधन से रैयती भूमि का हस्तांतरण तथा उसकी सीमा का उल्लेख है। तो किस धारा में है, तो धारा 21 में है। ठीक है, भूगत बंध मतलब समझते हैं, जैसे कि ये मेरा ज़मीन है, मेरे को पैसे की ज़रूरत है तो मैं जाऊँगा किसके पास, तो मैं ज़मींदार के पास कहूँगा कि आप मेरा ज़मीन रख लीजिए, मेरे को पैसा दे दीजिए, और जब तक मैं आपका पूरा पैसा नहीं चुकाऊँगा तब तक आप मेरा ज़मीन रखे रहिएगा। ठीक है, और उसमें जो भी उपजेगा उसका वहन आप करिएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं भूगत बंध। ठीक है, तो भूगत बंध कितने साल तक मैक्सिमम रख सकते हैं, तो 6 साल तक। और CNT एक्ट में कितना था, तो 7 साल था, याद रखिएगा। और SPT में 6 साल है। ठीक है, 6 साल मैक्सिमम। अगर भूगत बंध समाप्त होने से हो गया है, 6 साल हो गया है, और अगर ज़मींदार ज़मीन नहीं छोड़ रहा है तो उसको 3 माह
का कारावास और 500 रुपये दंड हो जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 4 में किसका उल्लेख है? बताइए, अध्याय 4 के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो अध्याय 4 में उल्लेखित है जैसे कि बंजर भूमि या खाली जोत की बंदोबस्ती के बारे में उल्लेखित किया गया। ठीक है, अध्याय 4। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। जैसे अध्याय आपका अध्याय 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। इसको आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह उल्लेख है कि भूस्वामी की सहमति एवं उपायुक्त के अनुमोदन के बिना बंदोबस्ती के प्रयोजन के लिए उप विभाजन नहीं किया जाएगा? बताइए, उप विभाजन नहीं किया जाएगा, ये है वर्णित धारा 30 में। ठीक है, धारा 30 में यह प्रावधान किया गया है। ठीक ना, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में यह प्रावधान है कि ग्राम प्रधान या मूल रैयत या उपायुक्त की राय से बंजर भूमि का समुचित भाग जाहिर थान, शमशान या कब्रिस्तान के लिए बंदोबस्त किया जा सकता है? बताइए, बंदोबस्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, यहाँ नहीं किया जा सकता, बंदोबस्त नहीं किया। ये सब जो जमीन है ना, जैसे जाहिर थान, शमशान घाट या कब्रिस्तान हो गया, इसकी बंदोबस्ती नहीं की जाएगी। ठीक है, ये है, यहाँ पे नहीं जोड़ लीजिएगा आप। ठीक है, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है, तो कौन सी धारा के तहत? धारा 36 के तहत, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, धारा 33 में हमने क्या देखा था? धारा 33 था क्या ऊपर? नहीं, धारा 30 था। ठीक है, तो धारा 30 को भी याद रखिएगा और धारा 36 को भी याद रखिएगा। ठीक है, और एक धारा 35 मतलब 33 को भी याद रखिए। धारा 33 में क्या कहा गया है कि अगर 5 साल तक ना, 5 साल अगर आपका क्या है ना कि जो बंजर भूमि है उसका बंदोबस्ती हो गया है, और अगर उस आप बंजर भूमि में 5 साल तक कृषि नहीं करते हैं तो आपका जो पट्टा है वो रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, बंदोबस्ती रद्द किया जाएगा। तो इसको भी याद रखिए, धारा 33 में वर्णित है और इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जेपीएससी में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि गांव के सभी रैयत को यह अधिकार होगा कि अपने मवेशियों को गांव के भीतर अभिलेखित चारागाह या वन वृद्धि के लिए छोड़ी गई भूमि पर चारा चरा सकते हैं? ठीक है, चरा सकते हैं। ठीक, तो ये किस धारा में वर्णित किया गया है? बताइए, तो ये धारा 38 में वर्णित किया गया है। ठीक है, इसमें कहा गया है जैसे कि एक ज़मीन है, जैसे एक गांव की ज़मीन है जो कुल रकबा का 5% हिस्सा चारागाह के लिए छोड़ा जाता है। ठीक है, चारागाह के लिए छोड़ता है। कौन छोड़ता है? ज़मींदार छोड़ता है। अगर 5% हिस्सा, पूरी रकबा का अगर 5% हिस्सा नहीं छोड़ा गया है तो उपायुक्त चारागाह भूमि को चिन्हित कर सकता है। ठीक है, कि ये है जैसे कि उपायुक्त कहेगा कि नहीं भाई, मतलब 2% अगर छोड़ा तो उपायुक्त आके जो खाली ज़मीन है उसको चारागाह के लिए चिन्हित किया जा सकता है, और उसमें कोई खेती नहीं होगा, उसमें बस चारा चराने की छूट रहेगी किसी भी रैयत को। ठीक है, तो आप याद रखिए, इसका प्रावधान कितने में है? तो 5 में। ठीक है, और पूरी रकबा का कितना % चारागाह छोड़ा जाता है? तो 5%। ठीक है, और ये याद रखिएगा, धारा 38। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत भूस्वामी या मूल रैयत या ग्राम प्रधान के द्वारा किसी रैयत को खास तालाब में मछली मारने का प्राप्त अधिकार या सिंचाई के लिए किसी अधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकता है? बताइए, तो कौन सा है? तो 40 है। ठीक है, किसी भी खास जगह पे जो इसे खास हो गया ना, जैसे उसको चिन्हित करता है उपायुक्त, उसी खास जगह पे जैसे कोई तालाब बोला है तो वहाँ मछली मारने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, वो किस में है? तो धारा 40 में वर्णित किया गया है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, और 39 में क्या है? 39 में तालाब का निर्माण, 40 में मछली मारना। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 42 के तहत डैश कभी भी अपनी इच्छा से या प्राप्त आवेदन से किसी व्यक्ति को कृषि भूमि का अतिक्रमण करने पर इस अधिनियम के प्रावधानों से बेदखल कर सकता है? कौन कर सकता है? बताइए, तो बता रहा हूँ मैं, जितना बेदखल करने का पूरा भी काम होगा, जैसे किसी को चिन्हित करना हुआ, कहीं सुनवाई करना हुआ, तो सारा काम उपायुक्त करता है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ नहीं भी आना तो आप उपायुक्त टिक करके आइएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सभी चीज़ों का आंसर आधा मतलब 80% का आंसर उपायुक्त ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 5 में प्रावधान है। 5 में क्या है? तो 5 में लगान है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगान है, लगान के बारे में अनुबंध है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि वस्तु के रूप में लगान वसूल नहीं किया जाएगा या
अभी स्वीकृत नहीं होगा। तो किस धारा में ये प्रावधान है? तो ये धारा 43 में प्रावधान है, ठीक है। 43 को आप टिक करिएगा। 43 में कहा गया है कि आप जो भी लगान होगा उसको 4 किस्तों में जमा करेंगे, 4 किस्तों में जमा करेंगे, हर एक 3 माही में आप जमा करें, ठीक है। और जो आप किस्त जमा करेंगे वो मनी ऑर्डर के द्वारा जमा होगा या फिर माल कचहरी के द्वारा, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। ये दो ही के जरिए आप मतलब लगान का भुगतान कर सकते हैं, मतलब किसी वस्तु को देकर आप लगान भुगतान नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह उल्लेख है कि रैयत अपनी किसी जोत के लिए लगान की रकम को विनिहित प्रपत्र डाक मनी ऑर्डर द्वारा भेजकर भुगतान कर सकता है? बताइए किस में वर्णित है? तो मैंने अभी आपको बताया, बताइए। तो यह है 45 में, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, यह है 45 में, ठीक है। किससे? तो वो क्या कर सकता है? तो डाक मनी ऑर्डर द्वारा भेजकर अपना जो भी बकाया है या फिर लगान है उसका भुगतान कर सकता है, ठीक है। धारा 45 में वर्णित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा प्रत्येक रैयत के लगान का लेखा रखा जाएगा? बताइए किसके द्वारा? तो इसमें ग्राम प्रधान के द्वारा भी रखा जाएगा और मूल रैयत के भी द्वारा भी रखा जाएगा, मतलब डी आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि कुछ विशिष्ट कारणों से लगान में कमी की जा सकती है? ठीक है, बताइए किस में है, आप बता सकते हैं। तो ये धारा 50 में वर्णित है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि अगर आपकी मिट्टी में बालू आ जाता है, ठीक है, बालू पड़ जाता है, या फिर ज़मींदार आपको सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाता है, या फिर जो फसल है उसकी औसत मूल्य में गिरावट हो जाती है, तो ये 3 परिस्थितियों में आपके लगान में कमी कर दी जाएगी। तो पहला परिस्थिति आप याद रखिए, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमें हमेशा क्वेश्चन धारा से नहीं बनते, कुछ पॉइंट से भी बनते हैं, ठीक है। ये पूछ दिया जाएगा कि लगान की कटौती किन किन शर्तों के हिसाब से होगी, और ये तीनों को दे दिया जाएगा और उसमें ABCD दे दिया जाएगा। तो इसको भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप आंसर लगा सकते हैं। तो पहला, अगर मिट्टी में बालू पड़ने लगा, ठीक है, बालू पड़ने लगा तो खेती तो होगा नहीं, आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। अब जैसे जमींदार सिंचाई सुविधा नहीं उपलब्ध कराया तो खेती होगा नहीं, और जैसे फसल तो हुआ लेकिन औसत मूल्य में गिरावट आ गया, तो भाई इस स्थिति में वो तो लगान की पैसा नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में हम लगान में कटौती कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका प्रावधान कितना है? धारा 50 में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कानून की किस धारा में यह प्रावधान है कि यदि कोई भूस्वामी या उसका अभिकर्ता अपनी रैयत या ग्राम प्रधान या मूल रैयत से देय लगान के अतिरिक्त कुछ और वसूली करता है तो वह दंड का भागी होगा? बताइए, दंड का भागी होगा, वो कितने में वर्णित है? तो ये 52 में वर्णित है, ठीक है। अगर लगान आपका 300 रुपये है, ठीक है, आप कह रहे कि नहीं मेरे को 500 रुपये दो, तो इसमें आपको, अगर आप ऐसा काम करते हैं और उपायुक्त के पास आपका कंप्लेंट चला जाता है तो आपको 6 माह की जेल, ठीक है, और 500 रुपये जुर्माना लग सकता है, या फिर दोनों लग सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संथाल परगना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सत्य क्वेश्चन को देखना है। चलिए तो देखते हैं कि संथाल परगना जिले का निर्माण 1855 में किया गया, ये एकदम सही है, ठीक है। क्या है? एकदम सही है पहला, ठीक ना, पहला सही है। दूसरा क्या है कि इस क्षेत्र का पुराना नाम जंगल तरी था, इसे दामिनी कोह के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। इसके अंतर्गत आने वाली जागीर जमींदार को राजस्व पंजी में तौजी नंबर से दर्शाया गया है, जी हाँ, ये भी सही है, मतलब उपयुक्त जितने भी जो स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि संथाल परगना में पहला रैयती कानून संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872 था, यह किस वर्ष पारित किया गया? तो बता ही सकते हैं आप, 1872 और 1872 में ही पारित किया जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 1872 हो जाएगा, ठीक है। देखिए थर्ड आंसर क्या, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम बंगाल भाषा, सांस्कृतिक, साहित्य एवं परंपरागत विधान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर निम्न में से किसने प्रकाश डाला है? तो ये आपका साहित्य का क्वेश्चन हो गया, इसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर होगा डी, ठीक है, PO बोर्डिंग, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन साहित्य में पूछे जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सत्य की जांच करते हैं, चलिए आते हैं सत्य की जांच करने। पहला देखिए, पहला क्या बोलता है कि SPT एक्ट के पूर्व संथाल परगना की जमीन का सर्वे सेटलमेंट रिपोर्ट बनाने में मैकफर्शन, एलर्सन एवं ग्रेजर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आप किसी को जानते हो या ना जानते हो, आप ग्रेजर को जरूर जानते होंगे, ठीक है, क्योंकि ग्रेजर के द्वारा ही SPT एक्ट की रूपरेखा तैयार की गई है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि संथालों के पारंपरिक विधानों पर ओमेली ने अपने गैजेटियर में पर्याप्त प्रकाश डाला, ठीक है। ये थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम संथाल विद्रोह की देन है, एकदम सही बात है। तो बताइए, 2 सही है तो तीसरा भी सही होगा, ठीक है। तो उपयुक्त सभी को टिक कर सकते हैं। तो क्या है ना, कुछ चीज़ों को हम ना जानते हुए भी उसमें सही टिक कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। हमें अपना दिमाग भिड़ाना होगा और जो सही है उस चीज़ को पहचानना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन कब किया गया? तो 1937 को, ठीक है, ये तो पढ़ाई हूँ मैं। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से किस कमेटी की अनुशंसा के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 का निर्माण किया गया? अभी जस्ट पढ़ा गया, इंक्वायरी कमेटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए,
अरे क्वेश्चन का तो पूरा का पूरा सीरीज गड़बड़ा गया ना, कहीं पे 32, कहीं पे 90, कहीं पे 95। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैंने जगह जगह से और मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग बुक से उठाए हैं, ठीक है। चलिए तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य की बात यहाँ भी करने लगा, ठीक है। देखिए पहला क्या है, यह 1949 में लागू किया गया, सही है। यह नियम संथाल परगना के भूस्वामी और रैयतों के हित में इनकी भूमि की सुरक्षा में बनाया गया, एकदम सही है। यह 13 अप्रैल 1949 के अनुपूरक उपबंध के रूप में लागू किया गया, जी हाँ, तो सब उपयुक्त सभी सही है, ठीक है। चलिए तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 झारखंड के कितने प्रमंडल में लागू, बताइए। तो एक प्रमंडल में, कौन, संथाल परगना प्रमंडल, ठीक है। और कितने, 6 जिले इसमें, ठीक है। और बाकी सब में सेंटेक लागू है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस प्रमंडल में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 लागू है। और ये मैंने बताया संथाल परगना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 झारखंड के कुल कितने जिलों में लागू है। जिला की बात कर रहा है तो 6 जिले, ठीक है, क्योंकि संथाल परगना जो प्रमंडल है उनमें 6 जिले शामिल है, ठीक है। चलिए क्या है, अब संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 निम्न में से किन जिलों में लागू है। अब जो जिला पूछ रहा है तो आप 6 जिलों का नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो 6 जिलों का नाम क्या है, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज और देवघर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। ऊपर आप पढ़ सकते हैं, जैसे आपका ये रांची नहीं आएगा, ठीक है, संथाल परगना में, तो इसको काट देंगे पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन में धनबाद नहीं आएगा, दूसरा ऑप्शन काट देंगे। तीसरा में हजारीबाग क्षेत्र नहीं आएगा, तो ये भी काट देंगे। तो कौन सा आंसर बच गया, तो डी, ठीक है, ऐसा लगा सकते हैं। तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल कितने अध्याय हैं, बताइए। कुल कितने अध्याय हैं, तो 9 अध्याय हैं। और कितनी धाराएं हैं, बताइए, 72 धाराएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में नियमावली के अंतर्गत कुल कितने नियम बनाए गए, बताइए। कुल कितने नियम बनाए गए हैं, तो मैं आपको बता दूं, इसको मैंने पढ़ाया नहीं है मगर यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा कि कुल 15 नियम बनाए गए हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये पूछा नहीं जाएगा मगर हाँ, इसमें अगर इस बुक में है तो कोई दिक्कत नहीं, आप याद रखिएगा 55 नियम बनाए गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में भू अभिलेखों के निर्माण और लगान बंदोबस्ती का वर्णन नहीं है, ठीक है, नहीं है। इसके लिए निम्न में से कौन से नियम पूर्व से ही बने हैं, ठीक है। पहले से ही ये सब नियम बने हुए हैं और ये सब नियम किस विनिमय से बने हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये जो है संथाल परगना बंदोबस्ती विनियम जो 1872 है ये भी शामिल था, ठीक है। और संथाल परगना लगान विनियम ये 1876 ये भी शामिल था, ठीक है। तो ये सब पहले से ही शामिल थे, ठीक है। तो इसको आप ए और बी दोनों टिक कर सकते हैं, ठीक है। ये नियम पहले से ही लागू है, ठीक है। 1872 और 76 पहले से ही लागू होते हुए आए हैं, ठीक है। और 1949 में इन्हें बस शामिल कर लिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विनिमय के तहत संथाल परगना प्रमंडल के 6 जिलों में भू अभिलेखों एवं मानचित्र तैयार कर अंतिम प्रकाशन होता है, बताइए। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट, जिसे हम संथाल परगना बंदोबस्ती विनिमय कहते हैं, ठीक है, 1872। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से किस विनिमय के अंतर्गत संथाल परगना में 15 वर्षों के लिए लगान निर्धारण होता है, ठीक है। तो कौन सा विनिमय है, तो संथाल परगना लगान विनिमय 1876, ठीक है। इसको आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि झारखंड सरकार द्वारा 2016 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की निम्न में से किस धारा में संशोधन प्रस्तावित की गई है। तो प्रस्तावित नहीं है, संशोधन हो गई है, शायद ये बहुत पहले का प्रिंटिंग है, ठीक है। तो कौन सी धारा है, तो धारा 13, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 13 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन की जांच करनी है, ठीक है। पहला देखिए स्टेटमेंट कि वर्तमान स्वरूप में धारा 13 के अंतर्गत गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाली भूमि के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, जी हाँ, ये सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि झारखंड सरकार द्वारा 2016 में इस धारा में संशोधन किया गया, जी हाँ, ये भी सही है। और नेक्स्ट क्या है, 2016 के प्रस्तावित संशोधन में इस धारा के अंतर्गत अब मालिक को अपनी जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार देने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। और इससे कोई रैयत अब अपनी कृषि योग्य भूमि का व्यावसायिक प्रयोग कर सकता है, जी हाँ, वो अपनी कृषि भूमि का व्यावसायिक प्रयोग कर सकता है, ठीक है। उपयुक्त में से सही। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि मतलब क्या होता है प्रकृति बदलना, जैसे कि ठीक है ना, पहले ये क्या था ना कि ये जो भूमि था, तो पहले अगर इसमें प्रकृति का बदलाव नहीं हुआ था, तो अगर ये कृषि योग्य भूमि है तो इसमें कृषि ही होता था, ठीक है। तो धारा 13 के अंतर्गत ये संशोधन किया गया कि अब मालिक अपनी जो जमीन है उसकी प्रकृति बदल सकता है। अब वो चाहे तो अपने खेत में व्यावसायिक कार्य भी कर सकता है, नहर भी खोद सकता है, मछली पालन भी कर सकता है, या फिर दुकान भी लगा सकता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा निर्णय हुआ है, ठीक है। तो यही कहा गया है, ठीक है, धारा 13 में यही सुधार हुआ है, ठीक है। तो उपयुक्त सही, ठीक है।
तो हम लोगों ने पूरा MCQ ख़त्म कर लिया। अगर आप लोगों ने अगर मेरा वीडियो देखा हुआ होगा, ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम का, तो आप आराम से सारे क्वेश्चन को टिक करते हुए आ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत आराम से समझाया सभी को, ठीक है। तो चलिए, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आपदा प्रबंधन से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर अगर आप मेरी जो शासन व्यवस्था या किसी का भी नोट्स चाहिए तो आप देख सकते हैं। शासन व्यवस्था का नोट्स आप 25 रुपये में आराम से मंगा सकते हैं, ठीक है। और झारखंड में आपदा प्रबंधन 25, CNT 23, ठीक है, शैक्षणिक संस्थान आराम से मंगा सकते हैं, ठीक है। अगर ये उनके लिए है जिनके पास समय कम है, ठीक है। अगर आपके पास समय है तो आप आराम से अपना नोट्स बनाइए। मगर दिक्कत प्रॉब्लम क्या होती है दोस्त, कि आप अभी तो बनाने गए, ठीक है, नोट्स बनाने गए, नोट्स बनाने में ही समय गुजर जाते हैं, ठीक है। और जो CNT SPT एक्ट है क्या बताऊँ, इसमें तो बहुत सारी धाराएं हैं, ठीक है। अगर आपके पास समय कम है तो आप मेरे नंबर पे कॉल करके मंगा सकते हैं, ठीक है, नोट्स, क्योंकि बहुत आसान शब्दों में और उतना ही लिखा हुआ जितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप बुक पढ़ने जाएंगे ना, बुक में इतना सारा लिखा हुआ है कि आप कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं पहले इसकी तैयारी कर चुका हूँ, अच्छा मार्क्स भी स्कोर कर चुका हूँ, उसके बाद मैंने ये नोट्स को बनाया, ठीक है। तो आप समझ ही सकते हैं, ठीक है, कि किस प्रकार का नोट्स होगा। और चलिए, कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना आपदा प्रबंधन, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। आप लगे रहिए JPC की तैयारी में, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त, जय हिंद, ठीक ना, मिलते हैं आपसे कल, ठीक है। चलिए, बाय।